वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लाया हूँ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय एमए हिंदी के एंट्रेंस प्रश्न पत्र को। ठीक है ना। जो ये प्रश्न पत्र है आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय एमए में प्रवेश चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है ना। इसमें आपको एमए हिंदी के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जो इसी प्रकार का कुछ प्रश्न पत्र एमए, अगर आप एचपीयू में एडमिशन लेना चाहते हो एमए के लिए, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। इसी के साथ आगे आपको बता दूं, जो एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 28 तारीख को पेपर है, उनके लिए तो ये वीडियो वरदान साबित होगी, क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहाँ से अवश्य बनेंगे। मैं ना बोल के भी आपसे कहूँ तो 3 या 4 प्रश्न तो इस वीडियो से देखने को बनेंगी ही बनेंगी, इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखनी ना। ठीक है। बाकी अगर कोई एनटी नेट या सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो का फॉर्मेट बता देता हूँ। जो ये प्रश्न पत्र है ये हिंदी का है और इसमें प्रश्नों की संख्या 60 होगी और इसके अंक भी 60 ही होंगे। ठीक है। और जो ये इसका समय होगा तो ये होगा 1.5 घंटे का। इसी के साथ ये भी बता दूं कि जो ये प्रश्न पत्र होता है इसमें नकारात्मक अंकन भी होता है। अगर आप गलत प्रश्न करते हो तो उसके अंक काटे जाते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है। तो जो विद्यापति पदावली है इसकी रचना हुई थी मैथिली भाषा में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न था हाल ही में जो एलटी टेट था वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। आप देख सकते हो प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जो ओम जय जगदीश हरे आरती है इसके रचनाकार होंगे श्रद्धाराम फिलौरी। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो भाग्यवती उपन्यास है, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का भी गौरव प्राप्त है, ये किसका उपन्यास है। तो ये हो जाएगा श्रद्धाराम फिलौरी का। ये भी प्रश्न बनता है कई बार कि जो श्रद्धाराम फिलौरी है इनका संबंध भारत की किस राज्य से था। तो ये था पंजाब से। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। तो जो विद्यापति थे इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे। तो जो बात था विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रतिपादक आचार्य थे रामानुजाचार्य। यहाँ पर 4 का सही विकल्प डी हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न बन सकता है कि जो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य थे तो ये किस काल से संबंधित थे। तो ये थे भक्ति काल से संबंधित आचार्य। ठीक है ना। इसके पश्चात शंकराचार्य थे, रामानंद थे, बल्लवाचार्य थे। ये चारों ही भक्ति काल के आचार्य के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि जो बल्लवाचार्य हैं इनके प्रमुख शिष्यों के नाम बताने हैं। तो इसमें जो कुंभन दास और सूरदास थे ये इनके प्रमुख शिष्य थे। उसी प्रकार जो रामानंद थे इनके प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं आपके कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा इत्यादि। रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों की संख्या 12 रही है आपको, तो ये याद होगा ही। अगला प्रश्न 5, इसमें पूछा गया है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। तो जो बीजक में रचनाएं संकलित होंगी तो ये होंगी कबीरदास की। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि जो बीजक का संपादन किसने किया था। तो ये धर्मदास के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो धर्मदास थे किस आचार्य के शिष्य रहे हैं ये। तो ये कबीरदास के शिष्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है। तो कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ। आपने बताना है कि जो आचार्य श्याम सुंदर दास है इन्होंने कबीर को क्या कहा है या इनकी भाषा को क्या कहा है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कबीर की भाषा को सदुकुड़ी कहा था, ये आपको बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी। जो प्रश्न संख्या 7 है इसमें मीराबाई की भक्ति थी माधुर्य भाव की। 7वें का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। इसी प्रकार कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो सूरदास थे इनकी भक्ति किस प्रकार की थी। तो सूरदास की भक्ति थी सख्य भाव की या वात्सल्य भाव की। फिर अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी। तो तुलसीदास की भक्ति थी
दास्य भाव की भक्ति, ठीक है ना। इनको आपने याद रखना है, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है। अगला प्रश्न है 8, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो जो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है ये आपके केशवदास को कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अज्ञेय जी को। 8वें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी जो केशवदास है, भूषण है, पद्माकर है और रत्नाकर है, ये चारों ही कवि रीतिकाल से संबंध रखते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जगत विनोद के रचयिता कौन होंगे। तो रचना है जगत विनोद, इसके रचयिता होंगे पद्माकर। सही विकल्प 9 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था। तो जो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया था। 10वें का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आपके लिए एक और प्रश्न छोड़ देता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया था, ये अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछ रहा हूँ ये आपके लाभ के लिए पूछ रहा हूँ, इसलिए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देने हैं। अगला प्रश्न 11 पूछा गया है, सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था। तो सैयद गुलाम नबी का उपनाम था रसलीन। आगे है 12, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे। तो जो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता माने जाते हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। यहाँ पर 12 का सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे है कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो कामायनी में हुई शैव दर्शन की अभिव्यक्ति। 13 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, संशय की एक रात कथानक किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा राम कथा से संबंधित। 14 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से रहा है। तो जो प्रगतिवाद का संबंध रहा है मार्क्सवाद से। 15 का सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में हुआ था वैदिक संस्कृत का प्रयोग। 16 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, इसमें पूछा गया था हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है ये शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। 17 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, इसमें पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हिंदी दिवस मनाया जाता है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से इसे मनाना प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसका ध्यान रखना है आपने। आपके लिए एक और प्रश्न दे देता हूँ, आपने बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 19, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था ये 1955 ईस्वी में किया गया था। 19 का यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, राजभाषा आयोग का गठन ये हो गया है डी 1955। अगला प्रश्न है पाली किस धर्म की भाषा है। तो पाली होगी बौद्ध धर्म की भाषा। 26 का यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। इन्होंने दिए थे ये पाली भाषा में। इसका ध्यान रखना है। जीके का प्रश्न है और हिंदी साहित्य का भी ये प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। तो पहाड़ी भाषा का विकास हुआ था खस अपभ्रंश से। 21 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है। तो ये जो जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम तब मिलता है, और ये पूछा जा सकता है किसके अनुसार ये कथन कहा गया है कि जयभट्ट के शिलालेख में हिंदी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना है आपने। आगे है अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि। पर एक विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना था। तो वे कौन थे। तो वे थे रामकुमार वर्मा। इसके पश्चात जो हिंदी का प्रथम कवि प्रसिद्ध है तो वो कौन है। तो वे हैं सरहप्पा। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था। तो ये माना था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। आगे है 24, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। तो जो नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी ये 1893 ईस्वी में हुई थी।
24 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है उदंत मार्तंड को। 25 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये कलकत्ता से हुआ था। तो जो उदंत मार्तंड पत्र था, किस प्रकार का पत्र है ये साप्ताहिक पत्र है और इसे हिंदी का पहला पत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है 26, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाएगा तो ये माना जाएगा प्रिय प्रवास को। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपने बताना है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। इसके पश्चात बाकी ऑप्शन को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, ये किसकी रचना होगी? ये चंद्रबरदाई की रचना होगी। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना था। बाकी जो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। कामायनी में प्रसिद्ध 15 सर्ग हैं। ठीक है ना, इनको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 27, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस कवि को जाता है? कवि कह सकते हैं या स्वांश से भी कह सकते हैं। तो ये होंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 27 का सही विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 28, इसमें पूछा गया है परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो जो परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम होगा तो ये होगा मानक भाषा। 28 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 29 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाहुन दोहा किसकी कृति है? तो जो पाहुन दोहा होगी ये रामसिंह की कृति होगी। 30 का सही विकल्प ए हो जाएगा। तो जो रामसिंह थे ये प्रमुख रहस्यवादी कवियों में से एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 31, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो उसने कहा था ये हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ था 1915 में हुआ था। तो कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है सीधे सीधे कि जो उसने कहा था कहानी किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो इसमें युद्धों का जिक्र किया गया है, इसी पर आधारित ये कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं लहना सिंह। अगला प्रश्न 32, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था? तो जो सोजे वतन कहानी संग्रह है इसे अंग्रेज़ों के द्वारा जब्त किया गया था। जब्त करने का कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने कहा था इसमें देश के नागरिकों को पथ से भ्रष्ट करने के लिए कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं जिससे उनकी सरकार को नुकसान हो सकता है, इसीलिए अंग्रेज़ सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। मुख्यतः इसमें कहानी इस प्रकार से लिखी जाती थी कि जिससे देशवासियों के प्रति अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े होने का साहस हो। इस प्रकार की कहानियाँ इसमें लिखी जाती थी। अगर आपने दुनिया का सबसे अनमोल रतन नामक कहानी पढ़ी हो तो वो इसी कहानी संग्रह में संकलित थी, सोजे वतन में। अगला प्रश्न है 33, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो जो पर्दा कहानी है ये यशपाल की कहानी हो जाएगी। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। जो भीष्म शाहानी है इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कहानी लिखी गई है, उसका नाम अगर आपको आता हो तो अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है 34, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? तो जो यही सच है कहानी की लेखिका हो जाएंगी मनु भंडारी। 34 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया प्रश्न 34 मनु भंडारी। तो दोस्तों जो मनु भंडारी है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेगा, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ था, इस कारण ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 35, महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सचेतन कहानी से। 35 का सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे है दुलाई वाली कहानी इनमें से किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बंग महिला ने। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंग महिला का नाम क्या है? तो ये है राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है 37, 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है? तो ये हो जाएंगे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अधिकतर बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने क्या कहानी लिखी है। हाँ दोस्तों, इन्होंने कहानी भी लिखी है। ये आलोचक थे मुख्यतः। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। अगला प्रश्न है 38। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? तो जो समानांतर कहानी है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कमलेश्वर। 38 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। 39 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1882। अगला प्रश्न है हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृति को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो ये थे बाबू देवकी नंदन खत्री। 40 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में अभिव्यक्त किया है? तो ये किया है निर्मला में। 41 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएगा इरावती। यहाँ पर रावती गलत लिखा गया है, इरावती हो जाएगा। बाकी कंकाल, तितली, इरावती ये तीनों ही उपन्यास प्रसाद जी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 43। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के तौर पे जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं जैनेन्द्र। 43 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये बताना है आपने ये किस तरह के उपन्यासकार हैं। ठीक है, इनका पहला उपन्यास में आप पहला तो क्या जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो आपको बता देता हूँ। मैला आंचल इनका महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है और ये किस प्रकार का उपन्यास है और रेणु जी को किस प्रकार का उपन्यासकार माना जाता है। तो दोस्तों आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाता है। जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं ये आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे जाने जाते हैं। 44 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। डूबते मस्तूल उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे नरेश मेहता। 45 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे भरत मुनि। जो नाट्यशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक है वो आचार्य भरत मुनि की है जिसमें इन्होंने रस संप्रदाय के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। तो यहाँ पर इनके ग्रंथ के बारे में भी आ गया। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। तो ये हो जाता है नाट्यशास्त्र। 47 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48। साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारकर्ता आचार्य कौन थे? तो ये थे भट्टनायक। 48 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 33। 49 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो जो अलंकार संप्रदाय है इसके प्रवर्तक थे आचार्य भामह। 50 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51। विशिष्ट पद रचना रीति ये पंक्ति किस आचार्य की होगी? तो ये पंक्ति हो जाएगी आचार्य बामन की। तो यहाँ से एक दो प्रश्न आपको बता देता हूँ कि जो ये प्रश्न बनेगा कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे बामन। आप इनके कथन से ही ये पता लगा सकते हो कि ये रीति संप्रदाय से संबंधित आचार्य रहे हैं। इसके पश्चात जो आनंदवर्धन है ये माने जाते हैं ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है 52। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ये थे रसवादी आचार्य। इनका भी आपने ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल को भी हो सके तो एक बार ढंग से पढ़ लेना, यहाँ से भी प्रश्न बहुत से बनते हैं। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो जो काव्य प्रकाश के रचयिता होंगे तो ये आचार्य मम्मट हो जाएंगे। 53 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54। रोमांटिसिज्म का जन्मदाता इनमें से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रूसो को। 54 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। और जो कार्ल मार्क्स है इन्हें किस संप्रदाय का जनक माना जाता है, किस आंदोलन का जनक माना जाता है? तो ये इन्हें माना जाता है मार्क्सवाद का जनक।
अगला प्रश्न है 55, इसमें पूछा गया है यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये दोनों ही आंदोलन फ्रांस में पैदा हुए थे, ठीक है ना। 55 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है 56, नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जो नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था J.E. स्पिनगार्न के द्वारा किया गया था। 56 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है T.S. इलियट को। 57 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किसने स्थापित किया था। तो ये किया गया था क्रोचे के द्वारा। तो क्रोचे के बारे में एक दो टिप्पणी आपके लिए बता देता हूँ। जो क्रोचे थे इनका संबंध कहाँ से था। तो ये था इटली से। और इन्होंने जब अपनी रचना की थी तो इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था उस समय। तो इटालियन भाषा का प्रयोग किया था। इनका भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है अरस्तु के ग्रंथ का नाम बताइए। तो जो अरस्तु का ग्रंथ होगा तो ये हो जाएगा पोइटिक्स। 59 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। एक दो तथ्य आपको बता देता हूँ कि जो अरस्तु के गुरु का नाम पूछा जाता है कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम था। तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। तो जो प्लेटो के गुरु के नाम पूछा जाएगा तो वो था सुकरात, ठीक है। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य के बारे में भी पूछा जाता है कि अरस्तु के शिष्य कौन थे। तो ये थे सिकंदर महान। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो किस विद्वान के द्वारा अपने दासों को मुक्त किया गया था। तो ये किया गया था अरस्तु के द्वारा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, ब्रह्मानंद सहोदर किसे माना जाता है। तो जो ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है तो ये माना जाता है रस संप्रदाय को। 60 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाती हुई। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। आपके एक एक लाइक से और एक एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समाप्त कर लेते हैं।